क्या, कब, कहाँ और कैसे? राशिदा का सवाल। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था? कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, गीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अगला प्रश्न, लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र में आप नर्मदा नदी का पता लगाएं। मानचित्र जो है पृष्ठ 2 पर दिया हुआ है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। आगे है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे ये सुलेमान की पहाड़ी है, ये किरथर की पहाड़ी है और यहाँ पे जो है आप विंध्य की पहाड़ियों को देख सकते हैं, ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने बात कही है कि चावल और जौ, गेहूँ और जौ जैसी फसलें जो हैं सबसे पहले उपजाना कहाँ आरंभ किया था, तो इन्होंने लिखा है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास। यानी कि ये किरथर है जो कि अभी पाकिस्तान के बगल में है और सुलेमान ये यहाँ पे है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इन महाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं।
हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तकनीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। आप एटलस ले लीजिए अपने साथ और उसमें ईरान और यूनान का पता लगाएं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो जो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो ये इंडिया का नाम आया है वो अंग्रेज़ों ने दिया है, असल में ये नाम जो है ईरानियों और यूनानियों ने दिया है, जो सिंधु नदी के नाम पर हिंदोस या इंदोस वो बुलाते थे और उसके बगल में रहने वाले लोगों को इंडिया कहा गया। ठीक है जी, सिंधु नदी के जो पार रहते थे, तट पर रहते थे, उन्हें इंडिया या इंडोस कहा गया। तो भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से मिलती है। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना और ढूंढना हो सकता है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तैयार किए जाते थे। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे एक पत्र है, ये इसी को जो है पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कह सकते हैं, जो हाथ से लिखा गया है और ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। आगे है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख जोखा इन्हीं के जरिए रखते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये जो अभिलेख आप देख रहे हैं, ये लगभग 2250 वर्ष पुराना है और इसे जो है वर्तमान में जो है कंधार से प्राप्त किया गया है, जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तथा जब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है जी, अब नीचे चलते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो हमने अभी तक जाना कि इतिहास के बारे में कैसे जाना जा सकता है, इतिहास को जानने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे शुरुआत में पता चलता है कि अगर आप पिछले कल के बारे में जानना चाहते हो तो आप जो है रेडियो सुन सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या टीवी देख सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पिछले कल क्या हुआ था।
अगर आप 1 साल पहले जानना चाहते हो कि क्या हुआ था, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जो उस समय मौजूद रहा हो, उस काल में रहा हो। लेकिन अगर आप हज़ारों सैकड़ों साल पहले जानना चाहते हो, तो ये भी अब जो है मुमकिन हो चुका है विज्ञान की मदद से। तो ऐसे में पता चलता है कि पहले के जो राजा हुआ करते थे, वे जो है अभिलेख जो है पत्थरों पर, या फिर आप कह सकते हैं कि मेटलिक प्लेट्स पे भी जो है गुदवाया करते थे। साथ के साथ और इनकी इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आपको जो है ताड़पत्रों पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसके ज़रिए पता लग जाएगा। या पुराने समय में लोग क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बर्तन मिट्टी का दिख रहा है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से लोग जो है अपना बर्तन बनाते थे, या इस बर्तन के अंदर कुछ पुराने हो सकता है चावल या कोई अनाज भी मिल जाए, जिससे पता लग जाए कि अच्छा अनाज उस टाइम पे भी उगाया जाता था और ये अनाज प्रायः उपयोग होता था। ठीक है। उसके बाद क्या है, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। इसलिए इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का उपयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। हमारे यानी हम सभी के अतीत। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों तक का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का क्या मतलब है, आइए जान लेते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को नहीं पता हो कि वर्षों की गणना कब से शुरू हुई या किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। यानी ईसा मसीह जब जन्मे, उनके वर्ष के जन्म के वर्ष के 2000 साल बाद की है। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले यानी ईसा मसीह से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी, लिखी पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया।
भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट, वर्तमान से पहले है, बिफोर प्रेजेंट सॉरी। अन्यत्र इसमें लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। और ये मिस्र की जो है वहाँ से मिली थी लिपि, उसके बारे में लिखा गया है, जिसे अभी तक से शायद पढ़ा नहीं गया है। ये पढ़ा जा चुका है ऑलरेडी। इस पर आप देख सकते हैं कि हर एक सिंबल का कुछ एक मतलब है। जैसे कि ये अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब पी है, हाफ राउंड है तो इसका मतलब टी है, एंड ये दो आप नाइफ जैसे बने हुए हैं, इसका मतलब आई है, ईगल है तो मतलब ए है। ये सारी चीज़ें जो है पता चली हैं। तो आज हमने इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा और क्या क्या चीज़ें हमने देखी, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं। कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कौन थे, 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य था, वर्तमान में जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो आज के लिए हमने ये पहला चैप्टर जो है हमारे अतीत का जो है पढ़ा है। इस पुस्तक का जो है ये कक्षा 6 की पुस्तक है, हमारे अतीत का कब, कहाँ और कैसे के बारे में। कल जो है इसका अगला चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे।